आजकल एक नया ट्रेंड है कि 12वीं के बाद ही छात्र अपना लक्ष्य बना लेते हैं यूपीएससी को या यूपीपीएससी को, और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न फिर आते हैं। पहली बात तो यही कि क्या 12वीं के बाद ही ये लक्ष्य रखा जाना चाहिए, और फिर कि हमें ग्रेजुएशन में फिर क्या करना चाहिए, किस तरह के सब्जेक्ट्स हमें रखने चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, प्राइवेट करना चाहिए, इसके अलावा हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, एनसीईआरटी क्या पर्याप्त है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो आज हम इन सभी बातों की बात आज करेंगे। पहली बात तो ये है कि 12वीं के बाद जब छात्र इस तरह का लक्ष्य रखता है तो ये बड़ा उचित रहता है, क्योंकि वो 3 साल का जो समय है वो उसमें बहुत बेसिक से उसकी तैयारी होती है और संभावना रहती है कि पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। एक बात रही। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसे ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आप यूपीएससी को ही आप अपना जो है लक्ष्य बना के चल रहे हो तो बड़ा साधारण है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स चुनें जो यूपीएससी या यूपीपीएससी से सीधे संबंध रखते हैं। जैसे हम बात करें तो देखिए, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो हम वहाँ पढ़ते हैं वो क्या है, हिस्ट्री, हाँ, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब आप जब ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो इन चारों सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं जनरली, अगर ऑनर्स कर रहे हैं तो एक अलग मैटर है। 3 सब्जेक्ट्स मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स के बीच में से आपको अपना सब्जेक्ट उठाकर रखना है। और रही बात प्राइवेट की और रेगुलर की, तो हाँ ठीक है, अगर आप प्राइवेट से आप करते हो तो आपको अधिक समय मिलता है, आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और क्योंकि आप बीए ही कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, और आपकी प्रिपरेशन में भी आप यही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो एडिशनली वो जो समय है वहाँ आप वो बचा लेते हैं। लेकिन हाँ, रेगुलर के साथ में भी आप ये तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में 5 से 6 घंटे आपको रोजाना निकालना है, तो आप रेगुलर और प्राइवेट दोनों में ही ऐसा कर सकते हैं। अगला एक और प्रश्न छात्र हमसे बार बार करते हैं, क्या एनसीईआरटी पढ़ना पर्याप्त रहता है। तो पहली बात तो ये कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ छात्र कहते हैं कि 6ठी से लेकर 12वीं तक। हाँ, बात ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि 6ठी से लेकर 12वीं तक आप पढ़ें या 11वीं और 12वीं की पढ़ें। डिफरेंस बस वहाँ ये आता है कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की है वो डिटेल में और बहुत बेसिक से आती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या आप केवल 11वीं और 12वीं की पढ़ रहे हैं। वो उसके लिए आपको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से आपको ये गाइडेंस आपको मिल जाएगा कि आपको 6ठी से 12वीं तक पढ़नी है या 11वीं 12वीं पढ़नी है। एक बात होगी। दूसरी बात आती है कि क्या एनसीईआरटी पर्याप्त है। तो यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, हाँ, या ज्योग्राफी है, तो वहाँ तो पर्याप्त होती नज़र आती है। लेकिन जब भी जैसे भी करंट अफेयर्स उसके साथ जुड़ेगा तो उसमें एडिशनल चीज़ें, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो है हमारी, जैसे रमेश सिंह हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं या नितिन सिंघानिया हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, उन बुक्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपकी एनसीईआरटी अकेले पर्याप्त नहीं है। एक और बात है कि हम पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें या नई पढ़ें। तो हिस्ट्री के केस में हमें ओल्ड एनसीईआरटी ही पकड़नी है 11th 12th की, बाकी नई भी पढ़ेंगे तो चलेगा। अच्छा, एक और बात है, 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पर, एक है करंट अफेयर्स और एक है ट्रेडिशनल। तो अगर आपने जस्ट अभी 12th किया है, हाँ, आपने जस्ट अभी 12th किया, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, अभी आपके पास 3 से 3.5 साल समय है, उसमें स्टार्टिंग में आपका फोकस ट्रेडिशनल पे होना चाहिए, करंट को भी रखना है। कोई एक मैगजीन आप जो है एक अच्छे गाइडेंस में आप पता करें कि कौन सी मैगजीन आपके लिए सूटेबल है। एक मैगजीन कोई भी आपको रख के चलनी है, और इससे होगा क्या कि जब आप उसका एनालिसिस साथ के साथ कर रहे होंगे, आप कंपैरिजन कर पाएंगे, आप कंपेयर कर पाएंगे कि आज की चीज़ों में 2 साल में या 3 साल में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। ट्रेडिशनल पे मेजर फोकस रखना है और करंट अफेयर्स को भी हमें साथ में लेकर चलना है। एक और जो है व्यवधान रहता है, छात्रों के मन में एक प्रश्न आता है कि हम पीटी पे फोकस करें या पीटी मेंस, दोनों पे फोकस करें। हम अभी 12th पास किए हमने, देखिए अभी आपकी परीक्षा में बहुत समय है, अभी आप इस चक्कर में ही मत पड़िए कि पीटी क्या है मेंस क्या है। और एक बात और समझिए कि पीटी और मेंस का लगभग 60 से 70% सिलेबस सेम है। आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड पहले अपना स्थापित करना है, उसमें पीटी और मेंस को अलग अलग नहीं करना है आपको। आप ये करें कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़िए, थरोली पढ़िए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। किसी और के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। अभी पीटी और मेंस के बारे में आपको नहीं सोचना है, केवल आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। अच्छा,
इसके साथ साथ जो एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, और वो ज़रूरी भी है, वो क्या करना है आपको, वो करना है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग से क्या मतलब है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग ज़रूरी है। देखिए, मेंस की तैयारी में, जो मेंस की प्रिपरेशन है, वहाँ नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल और राइटिंग स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। मैराथन होते हैं जीएस के पेपर, 4000 शब्द लिखने होते हैं आपको 3 घंटे में। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप कोई कहानी लिखने वाले, प्रश्न आप पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, फिर तभी तो लिखेंगे। तो वो सोचने और पढ़ने के लिए भी आपको समय चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप 10 मिनट में, देखिए स्टार्टिंग में इस पर बात करेंगे। स्टार्टिंग में क्या करें, स्टार्टिंग में ये करिए कि 250 शब्द लिखने का प्रयास करिए 10 मिनट में। जब ये प्राप्त कर लें, इसको डबल कर दीजिए, 500 शब्द इन्हें कर दीजिए 20 मिनट में। और ये कोई भी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो पहले से आपने तैयार कर रखे हैं। यहाँ हमें राइटिंग की स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। ग्रेजुअली इसको और आगे बढ़ाना है, 1000 शब्द पे ले जाइए, फिर इसको 2000 शब्द पे ले जाइए। तो धीरे धीरे अपनी राइटिंग की स्किल पे अभी से ही आपको कमांड करना है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे डायग्राम कैसे बनाना है या मैप्स को हमने कैसे रखना है। तो वो सारी चीज़ें आपको गाइडेंस की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन राइटिंग स्पीड सब जगह कॉमन ही रहने वाला है। अच्छा, एक और बात आती है कि मीडियम क्या होना चाहिए। तो मीडियम आप कोई भी रख सकते हैं जिसमें आप सहज महसूस करते हैं, वो चाहे हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए थोड़ा सा वेटेज ये रहता है कि राइटिंग स्पीड जो होती है कंपैरेटिवली इंग्लिश में थोड़ी तेज होती है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, आपका मीडियम हिंदी है, तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात समझने की है कि जब समय मिल रहा है तो आप ये ना सोचें कि परीक्षा दूर है। परीक्षा आपको जो समय मिल रहा है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए है। वो उसको ऐसा मजबूत कर लीजिए, इसको इस हिसाब से करिए कि जो 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन है उसके साथ साथ ये कंप्लीट हो। और पहले साल में क्या करें कि सिलेबस को कंप्लीट करें, शॉर्ट नोट्स बना के करें, राइटिंग स्पीड और राइटिंग स्किल्स पर साथ साथ काम करते रहें। सेकेंड ईयर फिर से फर्दर सिलेबस को एक बार और रिवीजन के साथ कंप्लीट करें, राइटिंग स्किल्स पर काम करें। ये सारी चीज़ें अब यहाँ से आपको गाइडेंस की ज़रूर पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को करते हुए अपने पूरे प्रिपरेशन पर, करंट पर थोड़ा सा, अभी फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, करंट पर साथ में लेके चलना है। सेकेंड ईयर में थोड़ा उसको बढ़ाना है। थर्ड ईयर आते आते करंट अफेयर्स का उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, एक अच्छा गाइडेंस में आप होंगे तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आप 12th के बाद अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपको यूपीएससी करना है, क्योंकि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक आपकी प्रिपरेशन भी पूरी हो जाएगी और पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन भी निश्चित रूप से हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा और भी है, जैसा आप आजकल देखते हैं कई नाम हैं कि 21 वर्ष की आयु में आईएएस हो गया या आईपीएस हो गया। एक्चुअल में इंटरव्यू में भी कम उम्र के छात्रों को अधिक मार्क्स दिए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो है क्या कि अगर आप मान लीजिए 21-22 साल की उम्र में आईएएस या आईपीएस में हो जाते हो तो बहुत हद तक संभावना रहती है कि जो आईएएस का सर्वोच्च पद जैसे सचिव है या आईपीएस का डीजी है फॉर दैट मैटर, तो आयोग भी ये चाहता है कि यंग बच्चे हमें प्राप्त हों, जिससे कि उन पर और अधिक काम करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उनका जो मोल्डिंग है, जो उनका बिहेवियरल है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो भी फुल्ली डेवलप नहीं होती है। और जब वो यूपीएससी में ही ढल चुके होते हैं तो ये आयोग को भी ऐसा अच्छा लगता है, वो चाहता है कि यंग बच्चे उस तक पहुँचें।